नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और हमने मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भीनमाल शाखा के प्रतिहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भीनमाल के प्रतिहार या भीनमाल शाखा के प्रतिहार। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों की बात करेंगे तो यहाँ भीनमाल में चावड़ों का शासन था। किसका शासन था? चावड़ों का शासन। तो चावड़ों को पराजित करके प्रतिहारों ने इनसे ये भीनमाल जो प्रदेश था वो जीत लिया था। ठीक है, चावड़ों का शासन था भीनमाल में और चावड़ों को पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल को अपने अधीन कर लिया था। तो भीनमाल शाखा के जो प्रतिहार हैं इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में ये भोज प्रथम के समय लिखी गई थी। तो इसमें इनके बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो लेखक हैं राजशेखर के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति और राजशेखर के ग्रंथों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, भीनमाल में चावड़ों का शासन हुआ करता था और इनको पराजित करके प्रतिहारों ने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया। अब भीनमाल शाखा के प्रतिहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ शासक आएंगे नागभट्ट प्रथम और इनका शासन काल हमें मिलता है 730 से लेकर 756 ईस्वी के मध्य। नागभट्ट प्रथम, इसको नागावलोक किसके नाम से जाना गया है? नागावलोक, यानी नागावलोक के नाम से किस प्रतिहार शासक को पुकारा गया है, जाना गया है? तो नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसको नागावलोक का दरबार भी कहा गया है। नागभट्ट प्रथम इसको ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक कह सकते हैं, इंद्र के दंभ का नाशक। इसके अलावा इंद्र के दंभ का नाशक और इसके अलावा इसे नारायण की उपाधि दी गई है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे क्या दी गई है? नारायण की उपाधि। तो ये नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी है। ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। इंद्र के दंभ का नाशक भी कह सकते हैं। और नारायण की उपाधि किस प्रतिहार शासक को मिली? नागभट्ट प्रथम को मिली थी। एक संजन ताम्रपत्र मिला है, उसमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि एक राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। क्या नाम था? राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ। इस हिरण्यगर्भ यज्ञ में द्वारपाल का कार्य करवाया किससे? नागभट्ट प्रथम से। ये जानकारी भी मिलती है संजन ताम्रपत्र में। जानकारी कहाँ मिलती है? संजन ताम्रपत्र में इस बात की जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने हिरण्यगर्भ
नामक जो यज्ञ करवाया था उसमें द्वारपाल का कार्य करने के लिए विवश किया था, बाध्य किया था। किस प्रतिहार शासक को? नागभट्ट प्रथम को। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम के बारे में और जानकारी मिलती है तो इसको जो एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा गया है। प्रतिहार साम्राज्य का क्या कहा गया है? संस्थापक। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक। ऐहोल अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को माना गया है? नागभट्ट प्रथम को ही माना गया है। उसके बाद में आगे इनके बारे में जानकारी आती है कि नागभट्ट की जो राजधानी थी, राजधानी इन्होंने, आपको पता है जब हम मंडोर के प्रतिहार पढ़ रहे थे तो वहां पर आई थी मेड़ता। मेड़ता से फिर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई किसको? भीनमाल को, जो अब हम पढ़ ही रहे हैं। और फिर भीनमाल से इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई किसको? अवंती को। दूसरी राजधानी किसको बनाया? अवंती को बनाया। अवंती जिसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और इसने, कहने का मतलब, आबू और जालोर का क्षेत्र, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। आबू जालोर पर विजय प्राप्त करते हुए इन्होंने अपनी अगली जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया? अवंती या उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में विशेष रूप से ये तथ्य हैं जो आपके सामने हैं। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी के मध्य इसका शासन रहा। नागावलोक के नाम से जाना जाता है। नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है इसके दरबार को। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक, इंद्र के दम का नाशक और नारायण की उपाधि दी गई है। एक संजन ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसके अंदर इस बात की जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने हिरण्यगर्भ नामक जो यज्ञ था उसमें नागभट्ट जो प्रथम शासक थे, प्रतिहार शासक, उनको द्वारपाल का कार्य करवाया था। ऐहोल अभिलेख में प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना गया है नागभट्ट प्रथम को। और इन्होंने अपनी राजधानी मेड़ता से भीनमाल को बनाया और अपनी अगली राजधानी अवंती उज्जैन को बनाया था। तो अवंती को राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। और आबू और जालोर पर भी इन्होंने क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। भीनमाल के बारे में यहाँ पर जानकारी आती है। एक लेखक थे कवि माघ, इनकी रचना थी ना शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम संस्कृत की एक रचना। इसके जो लेखक थे कवि माघ। कवि माघ, इनका संबंध भी किससे था? भीनमाल से। संबंध किससे था? भीनमाल से था। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। शिशुपाल वधम के लेखक, रचनाकार कवि माघ का संबंध किससे रहा है? भीनमाल से रहा है। उसके बाद में आगे शासक बनेंगे नागभट्ट प्रथम के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा काकुस्थ। और काकुस्थ के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे देवराज। काकुस्थ के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और इस विजय स्तंभ के नीचे इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? विष्णु का मंदिर बनवाया। ये जानकारी प्राप्त होती है और कोई विशेष बातें इनके बारे में नहीं मिलती है। अल्पकालीन शासन था इनका। मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राजपुताने में पहला जो विजय स्तंभ बनवाया था वो समुद्रगुप्त नामक जो गुप्त शासक था उन्होंने बनाया था बयाना में। दूसरा इन्होंने बनाया था मंडोर में और विष्णु मंदिर बनवाया। इसके अलावा अगले जो शासक हैं वो देवराज के बारे में जानकारी मिलती है। इनका जो उपनाम था, उपनाम मिलता है इनका देवशक्ति। उपनाम क्या है? देवशक्ति। और ये परम वैष्णव भक्त था। परम वैष्णव भक्त था
और ये अवंती का शासक भी रहा देवराज। और इसी देवराज से इसकी रानी थी भूयिका देवी, उससे किसका जन्म हुआ? वत्सराज का जन्म हुआ। वत्सराज का क्या हुआ? जन्म। तो वत्सराज इनका क्या था? पुत्र था। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था इनके? वत्सराज। और आगे जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? वत्सराज ही बनेंगे। तो अब हम वत्सराज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतिहार शासक वत्सराज, और इनका शासनकाल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो 783 से लेकर 795 ईस्वी तक। वत्सराज के बारे में कहा जाता है कि ये शैव मत के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानते थे? शैव, यानी भगवान शिव के भगत थे, शैव मत के अनुयायी। इसके अलावा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किस शासक को माना जाता है? तो वत्सराज को माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहलाए वत्सराज। और वत्सराज के शासनकाल में कन्नौज को लेकर, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, किसकी शुरुआत हुई? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। तीन बड़े शक्तियों के बीच में कन्नौज को लेकर क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, और इसकी शुरुआत भी किसने की? वत्सराज ने ही की थी। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रकार से था। ये आप मान लीजिए क्या था? कन्नौज। उत्तर भारत में इस समय शक्तिशाली हो रहे थे कौन? गुर्जर प्रतिहार। उत्तर पश्चिम भारत में प्रभाव था किनका? गुर्जर प्रतिहारों का। इधर पूर्व में पाल वंश, बंगाल, और दक्षिण में किसका प्रभाव था? तो राष्ट्रकूटों का। किसका था? राष्ट्रकूट। यहां थे पाल शासक। तो इन तीनों बड़ी शक्तियों के मध्य किसको लेकर? कन्नौज को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया। कन्नौज एक बड़ी शक्ति थी, इसको अपने अधिकार में करना चाहते थे ये तीनों शक्तियां। और शुरुआत की किन्होंने? हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक वत्सराज ने। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार जो शासक था वो कौन था? वत्सराज। शासक वत्सराज। इसके समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। बंगाल के पाल वंश का शासक था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। और यहाँ राष्ट्रकूट जो शासक था उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। तो शुरुआत हुई, तो शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार शासक ने किसको पराजित किया? धर्मपाल को पराजित किया। किस युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में। मुंगेर के युद्ध में वत्सराज ने किसको पराजित किया? धर्मपाल को पराजित किया। शुरुआत हुई तो मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल को पराजित कर दिया किन्होंने? वत्सराज ने। उसके बाद इस मुंगेर के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें जो वत्सराज का सामंत था, सामंत मंडोर का था एक कक प्रतिहार, और इसके अलावा चौहान एक सामंत और था, चौहान दुर्लभराज। क्या नाम था? दुर्लभराज। पृथ्वीराज विजय में इस बात की जानकारी मिलती है कि चौहान शासक दुर्लभराज वत्सराज का क्या था? सामंत हुआ करता था, और अपने स्वामी की तरफ से मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें वत्सराज की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, मुंगेर के युद्ध में किसकी विजय हुई? वत्सराज की। और वत्सराज ने ही फिर कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक इस समय कौन था? इंद्रायुध। कौन था? इंद्रायुध।
कन्नौज का इंद्रायुध, तो वत्सराज ने कन्नौज के इंद्रायुध को हराया। कन्नौज के शासक किसको हराया? इंद्रायुध को। इंद्रायुध को हरा दिया, लेकिन खुद वत्सराज किससे हार गया? राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट ध्रुव ने किसको पराजित किया था? वत्सराज ने। दोनों शक्तियों को हरा दिया, बंगाल के धर्मपाल को हराया और कन्नौज के इंद्रायुध को हराया किन्होंने? वत्सराज ने। ठीक है, लेकिन हार गया किससे? राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हो गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में वत्सराज की जो उपाधि थी, उपाधि वत्सराज के पास में क्या उपाधि थी? तो ध्यान रखेंगे, रणहस्तिन, युद्ध का हाथी कहा जाता है इनको, युद्ध में हाथियों के समान, ठीक है, या युद्ध का हाथी की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। ये ध्यान रखेंगे। किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन के नाम से पुकारा गया है? तो वत्सराज को। उसके बाद में आगे इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, इनके शासनकाल के दौरान ही 778 ईस्वी में, 778 ईस्वी में ही इनका शासनकाल बाद में शुरू होता है, लेकिन इसकी रचना पहले ही शुरू हो गई थी। उदोतन सूरी ने, उदोतन सूरी ने कूलेमाला, किस ग्रंथ की रचना की? कूलेमाला ग्रंथ की क्या की? रचना की। तो ध्यान रखेंगे, कूलेमाला नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? उदोतन सूरी। किस शासक के शासनकाल में इसकी रचना हुई? तो वत्सराज के समय। और एक और रचना ध्यान रख लेंगे, 783 ईस्वी में, 783 ईस्वी में एक लेखक और थे, जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण, किसकी रचना की? हरिवंश पुराण की रचना की। हरिवंश पुराण की रचना किन्होंने की? तो जिनसेन सूरी ने। और ये दोनों रचनाएं किस प्रतिहार शासक के शासनकाल के दौरान लिखी गई? तो वत्सराज के समय। उसके बाद में वत्सराज के बारे में आगे जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ओसिया कहाँ पड़ता है? तो ओसिया के बारे में आप बताएंगे, ये पड़ता है जोधपुर में। ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में जैन और सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन एवं सूर्य मंदिरों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किस प्रतिहार शासक ने ओसिया में जैन और सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया? तो यहाँ ध्यान देंगे आप, वत्सराज ने। और ओसिया में ही, ओसिया जो जोधपुर में ही पड़ता है, इस ओसिया जोधपुर में ही इन्होंने महावीर स्वामी का क्या बनाया? मंदिर बनाया। महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर महावीर स्वामी का मंदिर ओसिया जोधपुर में बनवाया किन्होंने? वत्सराज ने। और ये जो महावीर स्वामी का मंदिर है, ये कह सकते हैं आप प्रतिहार कालीन। और शुरुआत में मैंने जब पृष्ठभूमि बताई थी तो इस बात की जानकारी दी थी कि प्रतिहारों के समय, गुर्जर प्रतिहारों का जब शासन था, तो उनके शासनकाल में राजस्थान में जो मंदिर या स्थापत्य की जो शैली थी वो कौन सी थी? महामारू शैली। कौन सी? महामारू शैली। तो ये मंदिर भी कौन सी शैली में बनाया गया था? महामारू शैली में बनाया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है वत्सराज के शासनकाल के बारे में। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके नहीं हो। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी के मध्य गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक रहा। शैव मत का अनुयायी था।
गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहलाया। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई जब इनका शासन था तब, और शुरुआत भी वत्सराज ने ही की। और प्रतिहार शासक वत्सराज ने मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया, लेकिन खुद किससे हार गया, राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हो गया। उसके बाद में आगे जानकारी मिलती है कि मुंगेर के युद्ध में इनका जो सामंत था कक प्रतिहार और चौहान दुर्लभराज दोनों इसके सहायता के लिए लड़े थे। इसको जो उपाधि थी वो रणहस्तिन की उपाधि थी, युद्ध में हाथी के समान। 778 ईस्वी में उदोतन सूरी ने कूलेमाला ग्रंथ की रचना की और 783 ईस्वी में जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। ओसिया में जैन और सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया वत्सराज ने, और ओसिया जोधपुर में ही महावीर स्वामी का एक मंदिर बनाया जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। ये प्रतिहार कालीन मंदिर है जो महामारू शैली में निर्मित किया गया है। उसके बाद में आगे शासक आते हैं नागभट्ट द्वितीय। कौन से आते हैं, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। और इनका शासनकाल रहता है 795 से लेकर 833, 795 से लेकर 833 तक। आगे जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, नागभट्ट द्वितीय। इनके बारे में जो प्रमुख जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इन्होंने कन्नौज के शासक, कन्नौज में इस समय शासक थे, कन्नौज के शासक चक्रायुध, कन्नौज के शासक नाम था चक्रायुध, चक्रायुध को क्या कर दिया, पराजित किया, को हरा दिया। कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित कर दिया और पहली बार इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को। राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को। तो इनकी राजधानी कन्नौज। किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, तो नागभट्ट द्वितीय ने। लेकिन ये राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो शासक था उसका नाम था गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, उससे क्या हो गया, हार गया। कौन, ये नागभट्ट द्वितीय, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से क्या हो गया, हार गया। और इसके सामंत का नाम था सामंत, इसका सामंत कौन था, तो चौहान शासक था गुवक प्रथम, चौहान शासक गुवक प्रथम। और इस बात की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है हर्षनाथ अभिलेख में, हर्षनाथ अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि चौहान शासक गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का क्या था, सामंत था। और नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को एक उपाधि दी थी, किसकी उपाधि, वीर की उपाधि। किसकी उपाधि दी थी, वीर की उपाधि दी थी। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में जो नागभट्ट द्वितीय शासक हैं इनको इनकी दानशीलता के कारण किसकी उपाधि दी गई है, कर्ण की उपाधि। किसकी उपाधि मिली है, कर्ण की उपाधि। इसका कारण क्या है, दानशीलता, यानी ये दानवीर थे, तो इसी दानवीरता के कारण इनको ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण की उपाधि प्रदान की गई है। एक भुजकला अभिलेख मिला है जोधपुर से, उस भुजकला अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर, मंडोर में विष्णु मंदिर बनवाया भुजकला अभिलेख के अनुसार, किन्होंने, नागभट्ट द्वितीय ने। और अरब आक्रमणों आपको पता है नागभट्ट प्रथम के समय भी जुनैद उनके समकालीन अरब आक्रमणकारी था। अलबिलादुरी के विवरण में इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट प्रथम का जब शासनकाल था तो अरब आक्रमणकारी या अरब शासक कौन था, जुनैद था। तो इनके समय भी अरब आक्रमण हो रहे थे, तो अरब आक्रमणों से को रोकने वाला, या कह सकते हैं अरब आक्रमणों को
पूर्णतः रोकने वाला जो शासक था, पूर्णतः रोकने वाला शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय था, नागभट्ट द्वितीय था। और चंद्रप्रभु सूरी का एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र, प्रभावक चरित्र, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट जो द्वितीय था उन्होंने 833 ईस्वी में गंगा में क्या ले ली थी? जल समाधि। गंगा में क्या ली? जल समाधि। ये बातें इनके बारे में प्राप्त होती हैं हमें इतिहास में। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए। नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833 तक इनका शासन रहेगा। कन्नौज के शासक चक्रायुध को इन्होंने पराजित किया और अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से ये क्या हो गया? हार गया था। इसका जो सामंत था उसका नाम था चौहान गुहक प्रथम। इस बात की जानकारी हर्षनाथ अभिलेख में मिलती है। और गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी कि इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर प्रशस्ति में इनको कर्ण की उपाधि दी गई है। किस कारण? दानशीलता के कारण। और बुचकला अभिलेख के अनुसार मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने? नागभट्ट द्वितीय ने। और अरब आक्रमणों से राजस्थान की रक्षा करने वाला या इनको पूर्णतः रोकने वाला जो शासक था वो नागभट्ट द्वितीय था। और जो प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ है चंद्रप्रभु सूरी का, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में क्या ले ली थी? जल समाधि ले ली थी। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय के बाद में जो शासक बनेंगे अगले, वो बनेंगे रामभद्र। रामभद्र, इनके बारे में कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिलती है। इनका शासनकाल 833 से लेकर 836 तक रहता है। इनके बारे में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जो पाल शासक थे देवपाल, देवपाल से ये पराजित हुए। देवपाल से क्या हो गए थे? पराजित। देवपाल ने किसको पराजित किया? रामभद्र को पराजित किया। ठीक है, देवपाल द्वारा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। कौन? रामभद्र। और रामभद्र की जो पत्नी थी अप्पा देवी, उसी से किसका जन्म हुआ था? भोज का। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? भोज। पुत्र का नाम भोज था। ये जानकारी भी हमें इतिहास में प्राप्त होती है। किनके बारे में? रामभद्र के बारे में। अब रामभद्र से आगे जो शासक बनेंगे वो भोज ही बनेंगे। कौन बनेंगे? भोज, जिनको आप इतिहास में मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। मिहिर भोज, मिहिर भोज। और इनका शासनकाल रहेगा 836 से लेकर 885, लंबी अवधि तक इनका शासन रहेगा। और इनको प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। सबसे शक्तिशाली शासक, प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? तो आप बताएंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज जो शब्द है इसका अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। क्या होता है? सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज अपने पिता की क्या करता है? हत्या कर देता है। पिता रामभद्र की इन्होंने क्या कर दी? हत्या। ये भी ध्यान रखें, पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बना, हत्या करके शासक बना। तो प्रतिहारों में पहली बार कोई व्यक्ति आ रहा है जो अपने पिता की हत्या कर रहा है और खुद क्या बन रहा है? शासक बन रहा है। इस कारण इसे प्रतिहारों का क्या कहा जाता है? पितृहंता। प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा गया है? प्रतिहारों का पितृहंता कहलाया कौन? मिहिर भोज। ठीक है। और आगे जाकर इतिहास में प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक भी कहलाया। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज के बारे में जो प्रमुख जानकारी हमें प्राप्त होती है उसमें हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि पिता रामभद्र की हत्या करके ये शासक बना था। और इसके समय
अरब यात्री, इसके समय अरब यात्री जिसका नाम क्या था, सुलेमान, उसने भारत की यात्रा की थी। अरब यात्री सुलेमान ने क्या की, भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा की। तो अरब यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया, मिहिर भोज के काल में भारत आया था। और सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु क्या बताया, इस्लाम का शत्रु, या कह सकते हैं अरबों का शत्रु बताया, अरबों का शत्रु बताया। ये भी ध्यान रखेंगे, इस्लाम का शत्रु या अरबों का शत्रु किसे बताया गया, सुलेमान नामक अरब यात्री के द्वारा, तो मिहिर भोज को बताया गया था। और मिहिर भोज की जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां, इन उपलब्धियों का उल्लेख हमें एक कश्मीरी कवि था, कश्मीरी कवि, क्या नाम था, कलहण, क्या नाम था, कलहण, कलहण की राज तरंगिणी, कलहण की राज तरंगिणी में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है, कलहण की, कश्मीरी कवि कलहण की राज तरंगिणी में किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या वर्णन प्राप्त होता है, तो मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में मिहिर भोज की अगली जो बात आती है वो ये आती है कि इनके पास में उपाधियां थी, क्या थी, उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां थी, एक थी आदि वराह, क्या थी, आदि वराह, उपाधि थी आदि वराह, और एक उपाधि थी प्रभास पाटन, प्रभास पाटन। ये दो उपाधियां थी किसके पास में, तो मिहिर भोज के पास में। आदि वराह के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में आदि वराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक को प्रदान की गई, तो मिहिर भोज को। और ये जो उपाधि है इसके बारे में उल्लेख मिलता है दौलतपुर लेख में, दौलतपुर लेख में प्रभास पाटन की उपाधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों उपाधियां किसके पास में थी, मिहिर भोज के पास में थी। जब मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था उसी समय भोज प्रथम ने ग्वालियर प्रशस्ति, ये जो हम देख रहे हैं ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति ये उत्कीर्ण की गई थी, क्या हुई थी, उत्कीर्ण, यानी लिखी गई थी किसके द्वारा, भोज प्रथम, भोज प्रथम द्वारा ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी। जब किसका शासन था, तो मिहिर भोज का। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में मिहिर भोज ने एक सिक्का चलाया, कौन सा, द्रुम नामक, द्रुम नामक क्या चलाया, सिक्का चलाया। ये भी ध्यान रखेंगे, मिहिर भोज के काल में कौन सा सिक्का चलाया गया, द्रुम नामक सिक्का चलाया गया। और इसके काल में चांदी और तांबे के, चांदी और जो तांबे के सिक्के थे के सिक्कों पर वराह, सिक्कों पर किसका चित्र, वराह का चित्र अंकित कराया। द्रुम नामक सिक्का चलाया और चांदी और तांबे के सिक्कों पर वराह का चित्र अंकित करवाया। किसने, जो प्रतिहार शासक था मिहिर भोज ने, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये वैष्णव मत का अनुयायी था, कौन से धर्म का अनुयायी था, वैष्णव मत का, मिहिर भोज वैष्णव मत का अनुयायी था। इसके अलावा मिहिर भोज ने किन किन को हराया, ये भी ध्यान रखेंगे आप। मिहिर भोज की जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों में आता है मिहिर भोज ने पाल शासक देवपाल, इसके अलावा
विग्रहपाल, इस विग्रहपाल का नाम नारायण पाल भी मिलता है। पाल शासक देवपाल और विग्रहपाल, इन दोनों को हराया। इसके अलावा कालिंजर का शासक था, कालिंजर के जयशक्ति, कालिंजर के जयशक्ति को, और इसके अलावा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कर्षण तृतीय को, इन तीनों को क्या किया, हराया। किसने, मिहिर भोज ने। तो मिहिर भोज ने पाल शासक देवपाल और विग्रहपाल, जिसका नाम नारायण पाल भी मिलता है, उसको हराया। कालिंजर के शासक जयशक्ति को हराया और राष्ट्रकूट शासक कर्षण तृतीय को पराजित किया, हराया। और राष्ट्रकूट शासक कर्षण तृतीय को हराकर इन्होंने एक उपाधि धारण की, मालवा चक्रवर्ती की। कौन सी उपाधि धारण की, मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। तो ये सारी बातें हमें मिलती हैं किस प्रतिहार शासक के बारे में, मिहिर भोज के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा जानकारियां प्राप्त की हैं, एक बार पुनः रिपीट करेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। मिहिर भोज का शासनकाल 1836 से लेकर 1885 ईस्वी के मध्य रहा और प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है मिहिर भोज को। मिहिर भोज का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम सूर्य का प्रतीक कह सकते हैं। अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी, शासक बना, इस कारण से प्रतिहारों का क्या कहलाया, पितृहंता शासक कहलाया। अरब यात्री सुलेमान ने इनके शासनकाल में भारत की यात्रा की और मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, अरबों का शत्रु बताया। इस मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें हमें मिलता है। मिहिर भोज के पास में कौन सी उपाधियां थी, आदिवरा है, ये जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में, और प्रभास पाटन, ये जानकारी मिलती है दौलतपुर लेख में। जब मिहिर भोज का शासन था उसी समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई भोज प्रथम के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक द्रुम नामक सिक्का भी चलाया और अपने चांदी और जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर वराह का चित्र अंकित करवाया। इसके बाद में ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि वैष्णव मत को या वैष्णव धर्म को मानने वाले शासक थे, वैष्णव मत के अनुयायी थे, और मिहिर भोज ने पाल शासक, मिहिर भोज ने पाल शासक देवपाल, विग्रहपाल, कालिंजर की जयशक्ति और राष्ट्रकूट कर्षण तृतीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट कर्षण तृतीय को हराकर इन्होंने मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो ये जानकारियां आपको ध्यान में रखनी होंगी मिहिर भोज के बारे में। उसके बाद में आगे जो प्रतिहार शासक बनेंगे वो बनेंगे महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम शासक बनेंगे या 885 से लेकर 910 ईस्वी तक शासक रहेंगे। महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक बने। आगे इनके बारे में प्रमुख जो जानकारी मिलती है, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, कवि राजशेखर, कवि राजशेखर, कवि राजशेखर इनके क्या थे, गुरु थे, किस शासक के, महेंद्रपाल प्रथम के। और कवि राजशेखर के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। इनमें सबसे पहले राजशेखर के नाटक कौन कौन से हैं, तो नाटक आप ध्यान रखेंगे, इनका एक नाटक है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, एक नाटक का नाम है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, एक जो नाटक है उस नाटक का नाम है बाल रामायण, एक का नाम है विद्यसाल भंजिका, विद्यसाल भंजिका, और एक का नाम है बाल भारत, बाल भारत, यानी इसका दूसरा नाम भी मिलता है प्रचंड पांडव,
प्रचंड पांडव, ये दूसरा नाम है इसका। तो ये कुछ इनके प्रमुख क्या हैं, नाटक हैं। कवि राजशेखर के नाटक आपके सामने हैं दोस्तों, जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में था ये, और अपनी जो पत्नी थी अवंती सुंदरी, उनके कहने पर इन्होंने ये नाटक लिखा था। कौन सा, कर्पूर मंजरी। उसके बाद में प्रबंध कोश, बाल रामायण, विदसाल भंजिका और बाल भारत, जिसको प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है। विदसाल भंजिका नामक जो नाटक है, उस नाटक में महेंद्रपाल प्रथम को रघु ग्रामणी की उपाधि भी दी गई है। इसके अलावा कवि राजशेखर की जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, काव्य ग्रंथ या काव्य रचनाएं, तो ये एक है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। इसके अलावा भुवन कोश, और एक का नाम है हरविलास। ये क्या थी, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थी। किनकी, महेंद्रपाल प्रथम के गुरु और दरबारी और राजकवि कवि राजशेखर की। तो ये इनके बारे में ध्यान रखेंगे, राजशेखर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब महेंद्रपाल प्रथम को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, कौन कौन सी उपाधियां, तो उपाधियां ध्यान रखनी है। महेंद्रपाल प्रथम को जो उपाधियां मिली हैं उसमें पहली आती है परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इसके अलावा परमेश्वर, ये उपाधि भी मिलती है। अभी मैंने बताया था विदसाल भंजिका नामक जो नाटक है उसमें इनको रघु ग्रामणी, रघु ग्रामणी की उपाधि दी गई है। इसके अलावा जो बाल भारत नामक नाटक है इनमें इनको निर्भय नरेंद्र कहा गया है, निर्भय नरेंद्र। इसके अलावा इनको निर्भय राज, निर्भय राज। इसके अलावा इनको जो और उपाधि मिली है रघुकुल चूड़ामणि, इसके अलावा रघुकुल तिलक, काफी हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो कौन कौन सी उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम नामक प्रतिहार शासक को प्राप्त हुई, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, रघु ग्रामणी, विदसाल भंजिका नामक ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है। नाटक में निर्भय नरेंद्र, ये हमें जानकारी मिलती है बाल भारत नामक नाटक से। निर्भय राज, रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक नामक उपाधियां इस शासक ने धारण की थी। एक इतिहासकार थे BN पाठक, इतिहासकार BN पाठक, इतिहासकार BN पाठक, इनकी रचना थी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इस उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा दी है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतिहासकार BN पाठक ने किस प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा दी है, तो महेंद्रपाल प्रथम को। कौन से ग्रंथ में, अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे महेंद्रपाल प्रथम के बाद में आगे जो शासक आएंगे उनका नाम है महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। और इनका शासन रहेगा 914 ईस्वी से लेकर 943, 914 से 943 ईस्वी तक महिपाल प्रथम प्रतिहार शासक रहेंगे। और इनके बाद इनके दरबार में भी कवि राजशेखर रहते थे। दरबार में कौन रहते थे, राजशेखर, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। महेंद्रपाल प्रथम के जो गुरु थे, राज कवि थे, वो महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहते हैं राजशेखर। और राजशेखर ने ही
राजशेखर ने ही महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज, आर्यावर्त का क्या कहा है, महाराजा धीराज, आर्यावर्त का महाराजा धीराज की संज्ञा दी महिपाल प्रथम को। किसने, राजशेखर ने। और इसके अलावा अन्य उपाधियां भी दी, रघुकुल, मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि, मुक्तामणि, ये उपाधियां भी राजशेखर जी के द्वारा किसको प्राप्त हुई, महिपाल प्रथम को प्राप्त हुई। जब महिपाल प्रथम का शासन था तो अरब यात्री आया था जिसका नाम था अल मसूदी। अरब यात्री क्या नाम था, अल मसूदी। कहाँ आया, भारत आया। तो किसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, महिपाल प्रथम के शासनकाल में। सुलेमान किसके काल में आया था, तो मिहिर भोज के काल में। ये बातें आपको कंफ्यूज करती हैं तो गहराई में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसमें जो शासक हैं दोस्तों, इनके जो कामकाज हैं वो आपको लगभग को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, जो शासनकाल में जो बातें हैं। लेकिन जब एक बार ध्यानपूर्वक इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपका सभी जो कन्फ्यूजन है वो अपने आप दूर होगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार पढ़ेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे तो आसानी से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने में सहायता मिलेगी। तो 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, किसके शासनकाल में, महिपाल प्रथम के शासनकाल में। और जो राष्ट्रकूट था इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट नाम था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कहने का मतलब महिपाल प्रथम हार गया, किससे, इंद्र तृतीय से। और इंद्र तृतीय का अधिकार हो गया किस पर, कन्नौज पर। किस पर अधिकार हो गया, कन्नौज पर। ऐसा कहा जाता है कि जब महिपाल प्रथम का शासनकाल था, इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद में धीरे धीरे कन्नौज का पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। महिपाल प्रथम के बाद में आगे जो शासक बनेंगे उनका नाम मिलेगा भोज द्वितीय। भोज द्वितीय, भोज द्वितीय के बाद में शासक बनेंगे विनायक पाल। विनायक पाल, विनायक पाल के बाद में शासक बनेंगे कौन, महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय, इनके बारे में जो प्रमुख जानकारी मिलती है 945 से 948 तक इनका शासन था। कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, यही जानकारी प्राप्त होती है कि इनके शासनकाल में कन्नौज कई भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में शासक बनेंगे देवपाल। देवपाल के बाद में शासक बनेंगे विनायक पाल द्वितीय। विनायक पाल सेकंड शासक बनेंगे। विनायक पाल द्वितीय के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय के बाद में शासक बनेंगे विजयपाल द्वितीय। विजयपाल द्वितीय, विजयपाल द्वितीय के बाद में जो शासक बनेंगे, इन सभी जो आप ऊपर मैंने ये जो शासक बताए हैं, इनकी शासनकाल में कन्नौज की क्या हुई, अवनति हुई, कन्नौज का क्या हुआ, पतन हुआ। तो इनके बारे में कोई उल्लेखनीय जानकारियां हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब ये काफ़ी कमज़ोर शासक साबित हुए इतिहास में। विजयपाल के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे राज्यपाल। राज्यपाल, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जब कन्नौज में राज्यपाल का शासन था तो उस समय 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी, क्या नाम था, महमूद गजनवी जो आक्रमणकारी था, इन्होंने किसके ऊपर, कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर क्या किया, आक्रमण किया। और कन्नौज पर आक्रमण किया तो
महमूद गजनवी के डर से कन्नौज छोड़कर गंगा पार भाग गया कौन? राज्यपाल। इतना कायर और डरपोक शासक साबित हुआ और पीछे से महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, काफ़ी लूटपाट की और कन्नौज को काफ़ी नुकसान किया। इसकी कायरता के कारण एक जो शासक, क्या नाम था उसका, इसकी हत्या कर दी थी, एक गंड का पुत्र था, नाम था उसका विद्याधर। चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी, क्योंकि कायर शासक था। महमूद गजनवी का सामना करने की बजाय ये कन्नौज छोड़कर भाग गया और इस कारण कन्नौज को काफी नुकसान पहुंचाया, काफी लूटपाट की महमूद गजनवी ने। तो चंदेल शासक गण के पुत्र विद्याधर ने इसकी कायरता के कारण इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी राज्यपाल की। उसके बाद में राज्यपाल के बाद में आगे जो शासक बनेगा वो बनेगा त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल के बारे में भी कोई उल्लेखनीय जानकारियां नहीं मिलती हैं। त्रिलोचन पाल के बाद आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे यशपाल। कौन बनेंगे? यशपाल। ये बात है 1036 ईस्वी की, 1036 ईस्वी। तो कन्नौज के प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं। कन्नौज के प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। ठीक है। और इस यशपाल को चंद्रदेव गहड़वाल ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित किया और किसके ऊपर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये लीजिए दोस्तों, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो कंप्लीट होते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक हुआ 1036 ईस्वी में वो यशपाल हुआ और चंद्रदेव गहड़वाल ने इसको पराजित किया और कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में हमने जो बातें की हैं वो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का जो संपूर्ण विवरण है वो समाप्त होता है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम अपने दृष्टिकोण को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।